नमस्कार। नेक्स्ट टाइटल हमारे पास है यहाँ पर जिसका नाम है बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ। बेसिकली इस हेडिंग की तरफ अगर रवाना हो जाओ आप तो एक ही बात पर उन्होंने यहाँ पर फोकस किया है कि बच्चा आम तौर पर लर्निंग कैसे करता है, बच्चा आम तौर पर सीखता कैसे है और उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, उस बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ यदि आप ओरिजिनल वाले टीचर हैं तो आप सीमाओं में बंद करके या सीमाओं में रह करके आप अपना कामकाज न करें। क्यों? क्योंकि जब अगर हम यहाँ पर बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ की अगर बात करते हैं तो कोई इसमें यहाँ पर एक रणनीति नहीं है, कोई आपके पास यहाँ पर 8 रणनीतियाँ नहीं है कि उन 8 रणनीति को अगर अपना लें तो सारे बच्चे सारा कंटेंट सीख जाएंगे। तो ऐसे संदर्भ में आपके पास यहाँ पर बात आती हुई दिखाई दी, कुल मिलाकर के अल्टीमेट आपका टारगेट ये है कि बच्चे को सिखाना है। और जब अगर बच्चे को सिखाना है तो सिखाने के बाद में लंबे समय तक उसको याद रखवाना है। अब सिखाने के साथ यदि वो लंबे समय तक यहाँ पर याद कैसे रख पाएगा, इन बातों का गौर एक टीचर को करना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः टीचर कर क्या रहा है, टीचर के पास जो ज्ञान है बस उड़ेल देता है, वो उसकी जाने। और जब अगर वो उसकी जाने तो इसका मतलब है कि उसको आपको, क्योंकि अभी वहाँ पर अगर हम देखें तो बेसिकली उसका माइंड जो है वो उतना डेवलप नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पर चाहिए। तो ऐसे संदर्भ में इस प्रकार की जब बातें अगर हाईलाइट होती हुई दिखाई देती है तो उनका सेंस यहाँ पर इसी बात की तरफ रवाना होता हुआ दिखाता है। वो हमारे से यही कहना चाहते हैं इसमें कि आम तौर पर आपके पास ये बच्चा अगर आया है तो उस बच्चे को आप सिखाओगे कैसे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो सब सारे तरीके उसको बताने का प्रयास करें। क्योंकि हो सकता है उसमें से उसके लिए कौन सा एक तरीका फिट हो जाए और वो आपके लिए और वो अपने खुद के लिए बहुत शानदार वाला परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे, वो हम नहीं जानते। तो इसी संदर्भ में अपन आज इस पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे पॉइंट आया कि बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, मतलब सीखने की रणनीतियाँ या सीखने सिखाने की विधियाँ और तकनीकें कौन सी हैं जिनका उपयोग करके बच्चा प्रभावी ढंग से अधिक सीख सकता है, उस बात को हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ। चाहे आप यहाँ पर प्राइमरी लेवल की बात करें, चाहे मिडिल लेवल की बात करें, चाहे हायर एजुकेशन में बात करें, सीखना होता है। हाँ, थोड़ा सा लेवल का अंतर होता है कि प्राइमरी लेवल पर बहुत बेसिक चीज़ें, तब वहाँ पर कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिसको फोकस में रखा जाए, मिडिल लेवल में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको फोकस में रखा जाए और लंबे समय तक उसको चीज़ें याद रखने के लिए वहाँ पर मोटिवेट कर दिया जाए। तो ये बात आपके पास यहाँ पर आती है, उद्देश्य क्या है। तो उसने कहा कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझना कि बच्चा कैसे सीखता है एक टीचर को पता होना चाहिए। ज्ञान को लंबे समय तक याद रखना, क्योंकि सीखने के बाद अगला पॉइंट यही होता है कि आज अगर सीख लिया तो कल वो याद रहे, कल नहीं वो अगले आने वाले कुछ लंबे समय तक वहाँ पर याद रहें। क्योंकि आपको आज कक्षा से गुजार रहे हैं और यदि उन चीज़ों का बाद में आपके लिए कोई सेंस नहीं रहता तो फिर आपका ये साल ऐसा ही बेकार चला जाएगा, आपने कुछ नहीं सीखा। और नए कौशलों को विकसित करने में मदद करता है। तो बेसिकली आगे उन्होंने पॉइंट ये कहा कि जब अगर वो सीखेगा तो नई तरीके से, और इसके बाद ये होगा कि कुछ हद तक तो आप मदद करोगे, उसके बाद ये खुद अपने आप में यहाँ पर लर्निंग की स्टाइल डेवलप करने लग जाएगा और उसको भी खुद को भी समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सी ऐसी विधि होती है, कौन सी ऐसी मेथड होती है जिसकी सहायता से मैं सीखता हूँ। तो चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। आपके पास यहाँ पर कुछ नाम आते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपके पास जो नाम आता है वो टाइटल है नंबर 1 यहाँ पर एक्टिव लर्निंग, सक्रिय अधिगम। कक्षा में बच्चे को जितना ज़्यादा एक्टिव रखा जाएगा उतना अधिक वो सीखेगा। अभी यहाँ पर केवल कीवर्ड थेरेपी में केवल एक सेंटेंस रवाना करूँगा, फिर अगली स्लाइड्स में आपको मैं यहाँ पर एक को विस्तार से बताऊँगा। नंबर 2 है आपके पास मेटाकॉग्निशन। बहुत बड़ा पॉइंट ये रखता है कि सोचने के बारे में सोचना, विचार करने के बारे में विचार करना कि अरे विचार कैसे किया जाता है उस पर और विचार करें कि और अच्छा विचार करें और इससे अच्छा विचार करें तो हम क्या कर सकते हैं। मेटाकॉग्निशन, सोचने के बारे में सोचना, विचार करने के बारे में विचार करना मेटाकॉग्निशन कहलाता है। पॉइंट आता है स्वनियमन अधिगम, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। जैसे अगर प्रोग्राम लर्निंग मेटल आदि कुछ बातें ऐसी आती है जहां पर बच्चा खुद अपने आप को सीखता है। PLM जैसे टाइटल्स की बात करते हैं
तो आपके पास यहाँ पर बुरस, फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर की बात करोगे तो पीएलएम एक बहुत शानदार टाइटल वो देते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़े, इसमें तो दृश्य आधारित अधिगम, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओ, तो जब अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाओगे तो वो सीखते हैं, तो दृश्य आधारित अधिगम। इसके साथ साथ में दोहराव और अभ्यास बड़ा महत्व है इसका जीवन में। कभी कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, दूसरी बार उसको पढ़ा, समझ में आया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जब अगर आप इसको दोहराव कर लेते हो, जब अगर इसका आप अभ्यास कर लेते हो, तो उस दोहराव से, उस अभ्यास से भी वो चीज़ें मजबूत होती हुई दिखाई देती है। तो आपके पास आता है रिपीटेशन, प्रैक्टिस का भी रोल है। फिर आपके पास है समूह अधिगम। इस बात को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेव वाइगोटस की जैसे विद्वान की अगर बात की जाए तो कहता है कि बच्चे के अगर आप यहाँ पर एक प्रॉपर प्रकार का, सही प्रकार का कोलैबोरेटिव वाली लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ढाल दो, तो हो सकता है कि सारे के सारे बच्चे एक साथ बहुत बड़े पहाड़ को चढ़ते हुए दिखाई दे। फिर यहाँ से जब अगर आगे की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत अधिगम, शैली, पर्सनल लर्निंग स्टाइल्स। हो सकता है कि हर किसी का अपना तरीका, अंदाज अलग अलग होता है। कोई विजुअल वाला कॉन्सेप्ट से सीखना पसंद करता है, कोई सुनने वाले कॉन्सेप्ट से पसंद करता है, कोई यहाँ पर डूइंग वाले कॉन्सेप्ट से सीखना पसंद करता है। समस्या आधारित अधिगम, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बच्चों को कहा जाता है कि हर बार जब उनके सामने समस्याएं आती है तो उन समस्याओं को सीधा उनके सामने ला करके मत रखिए। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास ऐसी बात आती हुई दिखाई देती है कि कुछ समस्याएं उनको आपको देना चाहिए। फिर अगर देखें पुनरावलोकन और आत्म मूल्यांकन, रिव्यू का अपना महत्व है, सेल्फ इवैल्यूएशन का अपना महत्व है। जब अगर हम यहाँ पर रिव्यू की बात करेंगे, जब सेल्फ असेसमेंट की बात करेंगे, तो उन चीज़ों से भी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, और उसके बाद क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके बाद में उसका अगर मूल्यांकन कर लेते हैं और मूल्यांकन के बाद में अगर आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर बात आती है सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन। बच्चे को लगातार आपको यहाँ पर मोटिवेट करता रहना है और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देना है, पॉजिटिव। अगर वो कमजोरी पड़ रहा है, नहीं तुम कर सकते हो, कमजोर पड़ रहा है, नहीं तुम कर सकते हो, कमजोर पड़ रहा है, नहीं तुम कर सकते हो, ये वाला हथियार भी न जाने पता, हमको नहीं पता कि कब किस दिनों कौन सा वाला बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। याददाश्त की रणनीतियाँ, मेमोरी की कुछ टेक्निक्स होती है कि बच्चे जो है कैसे उसको अपने लंबे समय तक अपने उसमें यहाँ पर याद रख पाएगा। तो इस प्रकार की बातों के साथ में यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्तमान में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा युग है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। और लास्ट पॉइंट आपके पास आता है टाइम मैनेजमेंट। इन सब के मध्य यदि अगर आपके पास सीखा हुआ कितना भी है, लेकिन जब अगर उसके मूल्यांकन की बात आती हुई दिखाई देती है, प्रॉपर तरीके से आप वहाँ पर टाइम मैनेज अगर कर पाते हो कि नहीं कर पाते, वो बातें भी इसमें यहाँ पर शामिल होती हुई दिखाई देती है ना। तो अब इसमें से यहाँ पर उठाते हैं एक एक पॉइंट। सक्रिय अधिगम, उसने कहा कि वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी कक्ष में एक्टिव मोड में उपलब्ध रहे, तो उसे हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं कहलाता है एक्टिव लर्निंग। अब इसमें उन्होंने कहा कि कुछ प्रोजेक्ट दो, कुछ ग्रुप चर्चाएं कराओ, रचनात्मक लेखन कराओ और प्रयोगशालाओं में प्रयोग कराओ जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है। अभी कक्ष के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होंगी। जैसे हम यहाँ पर छोटे बच्चों की अगर बात करें, नर्सरी लेवल वालों की या प्राथमिक कक्षाओं तक की बात करें, तो नो डाउट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर वो समूह में रह करके अपना सीखने का आनंद ज़्यादा अच्छी तरीके से लेंगे, बजाय अगर आप उनको कक्ष में इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ा करके झिलाने वाली बात करोगे तो वो झेलने वाले नहीं हैं। मिडाइवल वाले जो आपके पास होते हैं 6 से लेकर के 8-10 तक के जो बच्चे होते हैं, वो भी इसी प्रकार से सक्रिय अधिगम उसमें भी चाहते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर ऊपर की तरफ लेवल की तरफ आगे की तरफ बढ़ाते हैं, तब वहाँ पर ये हो सकता है इसमें, लेकिन कक्ष में एक्टिव पार्टिसिपेशन तो उनका भी चाहिए। फिर यहाँ से अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़ें, अगला आता है मेटाकॉग्निशन। बड़ा शानदार है, अपने आप में इंडिविजुअल प्रश्न आ सकता है मेटाकॉग्निशन। इसका कीवर्ड तो आपके पास यही है कि सोचने के बारे में सोचना, सोचने के बारे में सोचना, सीखने के बारे में सोचना। यह रणनीति बच्चों को अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया को समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है कि यार मैं कैसा सीखना पसंद करता हूँ। थोड़ा सा हाईलाइट करो ना कि मैं कैसा, मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए क्या किया जाए जिसकी सहायता से मैं यहाँ पर और बढ़िया और बेहतरीन तरीके से सीख पाऊँ। उसमें बच्चे ये समझते हैं कि वो क्या सीख रहे हैं, किस तरीके से सीख रहे हैं और वे अपनी प्रगति कैसे माप सकते हैं। और एक तरीका यदि मुझे समझ में आता है तो मैं आगे भी उसी प्रकार के तरीके से बढ़ूँ यहाँ पर, तो बड़ा मैटर आता हुआ दिखाता है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए
यहाँ पर बात ये आती हुई दिखाई, अच्छा मैं जब पढ़ता हूँ और बहुत धीरे धीरे पढ़ता हूँ और किसी शब्द पर फोकस करता हूँ तो सीधा मुझे कैचिंग होती है, और जब मैं कैचिंग होती है तो फिर जो है वो परमानेंट मेमोरी की तरफ, उसको आगे की तरफ बड़ा होता हुआ दिखाई देता हूँ। यहाँ पर बच्चों को यह सोचना है किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं और कैसे प्रभावी हो सकता है, क्योंकि आपने यही कहा कि सोचने के बारे में सोचना है। तो आप यहाँ पर, क्योंकि जब सीखोगे तो आप विचार करोगे, चिंतन करोगे, और उस विचार के ऊपर आपने विचार करा कि यार इसमें से यहाँ पर बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। उसी बात को हम यहाँ पर जिस रूप में डिफाइन करते हैं, उसे जिस नाम से जाना है वो कहलाता है आपके पास मेटाकॉग्निशन। पॉइंट है आपके पास स्वनियमन अधिगम, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग। इसमें यहाँ पर यह है कि खुद जिम्मेदारी लेते हैं, इसमें वो योजना बनाना, लक्ष्य बनाना और अपनी प्रगति की निगरानी करना शामिल है। सेल्फ रेगुलेटेड, खुद प्लान बनाए किसी और, क्योंकि देखो कई बार बच्चा ये कहता है कि सर मुझे कैसा पढ़ना चाहिए, आप मेरे लिए प्लान बना दो। अरे पढ़ना तुमको है, प्लान हम कैसे बना दें। मैंने अगर यहाँ पर जो प्लान बनाया वो प्लान क्या आपके लिए यहाँ पर यूजफुल रहेगा, आंसर है सवाल ही नहीं उठता इसमें। उदाहरण, बच्चों द्वारा समय सारणी बनाना, नोट्स तैयार करना और आत्म मूल्यांकन करना, ये सब सेल्फ रेगुलेटेड के अंतर्गत आती हुई दिखाई देती है। तो एक टीचर के माइंड में ये भी होना चाहिए कि बच्चा अगर सक्रिय अधिगम की सहायता से सीख सकता है तो बच्चा सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग की सहायता से भी सीख सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कक्ष में रत्ती भर भी कंटेंट नहीं सीखते, भले ही वो बैठे हुए हैं, लेकिन उनका अपना पढ़ने का, अपना उसका जो सोचने का, जो चिंतन करने का तरीका होता है वो एक अलग ही अंदाज है। वो खुद के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करता है। तब वहाँ पर आपके पास बात आती हुई दिखाई देती है स्वनियमन, रेगुलेशन के नाम से अपन उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर आता है आपके पास दृश्य अधिगम। कभी कभी ये रहता है कि कक्ष में कोई टीचर यहाँ पर अगर मान लो इस विंडो पर कोई फिल्म दिखा दे, अगर हो सकता है कि इस पर यहाँ पर चार्ट दिखा दे, मॉडल दिखा दे, उस मॉडल को एक्टिव मोड में अगर दिखा दे, हाँ यार वो वाली चीज़ बड़ी शानदार तरीके से, क्या होता है कि सारे के सारे शब्द बच्चे के यहाँ पर माइंड पर फिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तब ये बात इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है कि इस प्रकार की चीज़ों को भी हम इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा चार्ट बना दो, डायग्राम बना दो, ग्राफ बना दो, माइंड मैप करो, माइंड में मैपिंग करो कि यार इसको अगर यहाँ से अगर ऐसे जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। दृश्य सामग्री बच्चों की जटिल उदाहरणों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है और जानकारी को याद रखने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए विषय को माइंड में व फ्लो चार्ट्स में प्रस्तुत करना। फिर यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगला आता है इसमें दोहराव और अभ्यास। जब अगर कोई बच्चा आपकी कक्ष में जिस भी लेवल पर आप अगर पढ़ा रहे हो, बच्चा यदि कमज़ोर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उसे इस बात के लिए वहाँ पर मोटिवेट कीजिए, अभिप्रेरित कीजिए। ये 2 घंटे पहले कर लेगा, तुम 2 घंटे बाद करोगे, लेकिन टास्क पूरा कर लेंगे। क्योंकि सारे बच्चों की सीखने की स्पीड एक जैसी होगी ऐसा जरूरी नहीं है। तब वहाँ पर बात ये आती हुई दिखाई देती है कि दोहराव और अभ्यास, कि ठीक है उसने एक बार अभ्यास करा उसका काम हो गया, अपने को 4 बार अभ्यास करना पड़ेगा तब जाकर के अपना काम होगा। तो यहाँ पर नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति के दम पर किसी भी नए ज्ञान और कौशल को पक्का करने में, क्योंकि जब हम कई प्रकार की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि उससे मिलती जुलती जब समस्याएं आती है तो उन समस्याओं का टेक्निक, एक इंटेलिजेंस जो तक्का होता है, एक इंटेलिजेंस वाला जो पॉइंट होता है, वहां तक वो पहुंचाने में हमको मदद करता है। और जिस दिन ये कलाकारी सीख गए तो उस दिन हम कभी भी असफल नहीं होंगे। समय के सापेक्ष में ये बात आती हुई दिखाई दे सकती है कि हमारा साथी 6 महीने आगे चला गया, हम 6 महीने पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम भी वहां पर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे जो हमको प्राप्त करना है। तो इसलिए बार बार किसी चीज को लिखना, बार बार उसको अभ्यास करना। उदाहरण, गणित के सवालों का नियमित अभ्यास, विज्ञान के प्रयोगों को बार बार दोहराना और याद करने के लिए फ्लैक्स कार्ड, या हम हमारे कमरे में यहाँ पर कई छोटे छोटे पिक्चर्स लगा लेते हैं। उसके पीछे ये लॉजिक इसी प्रकार का, यही बात आती हुई दिखाई देती है कि हम यहाँ से बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों का बार बार रिपीटिशन या दोहराव इसमें यहाँ पर आवश्यक होगा। अगला पॉइंट आता है इसमें यहाँ पर समूह में अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग। लेव वाइगोटस्की जैसा विद्वान, क्योंकि हम फादर ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग की जब बात करते हैं तो लेव वाइगोटस्की का नाम आता हुआ दिखाता है। उन्होंने यहाँ पर कहा कि बड़ा महत्व है इसका। आजकल क्या है कि जैसे अगर अपन इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम बात करें, आजकल अगर हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर हम बात करें तो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये बात स्पष्ट रूप से यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि बच्चा सब इंडिविजुअलाइज्ड हो गया, वो समूह में अंतर क्रिया करेगा, जितनी ज़्यादा अंतर क्रिया करेगा, जितना ज़्यादा बातचीत करेगा, चाहे समाज से बात कर ले,
चाहे अपने परिवार से बात कर ले, पड़ोस से बात कर ले, माता से, पिता से, गुरु से, आपस में विद्यार्थी आपस में बात करें और सीखें, क्योंकि इनका सीखना एक अलग अंदाज होता है। आप जब किताबी दुनिया से बाहर निकल करके जब कुछ बातों को देखने का प्रयास करते हो तो बड़ा मायने रखता है। बच्चों को समूह में काम करने से उनका टीम वर्क की भावना, समस्या समाधान और संचार क्षमता विकसित होती है। यह एक सहयोगी माहौल बनाता है जिससे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। कहा जाता है कि कभी कभी वो चीज़ें भी सरल लगने लगती है। जब हम अकेले पहाड़ चढ़ने के लिए रवाना हुए तो हम पहाड़ को नहीं चढ़ पा रहे, लेकिन यहाँ पर हमने दोस्तों ने मिल करके हम सब ने चढ़ने का प्रयास किया, तो वो चढ़ रहा है उसने कुछ बोला, वो चढ़ रहा है उसने कुछ बोला, और हमारा भी माइंड ऐसा काम करता हुआ दिखाई दिया, हम भी उस दिशा में आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, तो काम अपना वहाँ पर बन जाता है। इसलिए कक्षा में जो ग्रुप प्रोजेक्ट होते हैं, जो डिबेट्स होती हैं, जो सहपाठियों के साथ इंटरेक्शन होता है, अध्ययन होता है, इसका बड़ा रोल होता है और इसका बड़ा महत्व होता है। इसलिए लियो वाइगोटस्की ने यदि इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बल दिया है तो इस बात में बड़ा दम है यहाँ पर। फिर यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें तो व्यक्तिगत अधिगम शैली, पर्सनल लर्निंग स्टाइल्स की अगर जब बात करें तो इसमें उन्होंने यहाँ पर कहा कि जैसे कुछ बच्चे दृश्य वाले हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं तो सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं तो सीखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करते हैं तो सीखते हैं। ये काइनेस्थेटिक शब्द का मतलब होता है यहाँ पर करना। ये वाला पॉइंट आपके पास ऑडिटरी वाली का मतलब है सुनना, और इस वाले पॉइंट का मतलब आपके पास यहाँ पर देखना। फिर अगर देखें, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत अधिगम शैलियों को पहचान कर उनके अनुसार पढ़ाई के तरीके अनुकूलित करना चाहिए, क्योंकि जब आपकी कक्षा होगी तो उस कक्षा में अनेक प्रकार के भांति के विद्यार्थी होंगे, जिसमें से जब अगर आप उनको किसी को कोई चीज़ें दिखाते हो, जब दृश्य फॉर्म में ले जाते हो, चाहे चार्ट से, मॉडल से, मैप से, नक्शे से आदि की सहायता से, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब अगर बात यहाँ पर आती हुई, कुछ बच्चे ऐसे हैं बोले नहीं हमको तो आप जो है बताएं, बस हम सुनते हैं, तो आपको जैसे ही आपके शब्द हमारे माइंड में आते हैं तो हमको वहाँ से लर्निंग हमारी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाती है। कुछ बच्चे हैं ना तो हम देख से समझ पा रहे हैं, ना सुन से हम खुद करेंगे, तुमको जो सुनाना है वो सुना दिए, हम जब खुद करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि हम यहाँ पर कैसा और करते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये पॉइंट आपके पास इसमें आता हुआ दिखाता है। यहाँ पर पर्सनल लर्निंग स्टाइल के अंतर्गत बात करते हैं। बात आती है समस्या आधारित लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। जीवन में क्या इस बिहाव पर भी बच्चा यहाँ पर सीखता है? आंसर है कि यस, थोड़ी थोड़ी। जब बच्चा छोटा हो तो छोटी मोटी समस्याएं पटको ना। जब अगर आपके पास कोई भी काम लेकर के आता है कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, आप उसको बता दो कि इसको ऐसा कर लो, तो आगे से वो कर लेगा। यही तो तरीका चाहिए, यही तो करना है। हर बात का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बजाय थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को लेकर के फोकस किया जाता है कि यदि हमने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पर्टिकुलर किसी बात विशेष पर अगर ध्यान दे लिया तो काम अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बात आपके पास यहाँ पर आती है समस्या आधारित अधिगम, जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। उसने कहा कि एक रणनीति में बच्चों को वास्तविक समस्याएं दी जाती है, जिसे हल करने के लिए उन्हें अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करना होता है। इसमें वो अपनी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति का उपयोग करेगा। कभी कभी कोई बच्चा ऐसा होगा कि जो मूर्त चीज़ें उसके सामने होगी तो कर पाएगा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर वो अमूर्त तरीके से सोच करके वो अपने कंटेंट को आगे बढ़ाने का काम करता है। सामाजिक अध्ययन बच्चों को सामुदायिक समस्याएं सुलझाने का कार्य देना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर के वो समाज का हिस्सा बनेगा, वो समाज का नागरिक होगा। जब अगर वो समाज के मध्य अगर रहेगा तब उसके मध्य ये तो अभी छोटी मोटी समस्या हैं, वास्तविक समस्याएं हैं, तो जब ये मैदान में कूदेगा तब उसके सामने आएगा। जब उसके सामने आएगा तब वो समस्याओं का खुद समाधान कर ले। वो अपने माता पिता के मुख की तरफ, अपने टीचर के मुख की तरफ, अपने दादा दादी की मुख की तरफ न देखें। तो इसलिए यहाँ पर हमको यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं से ही ऐसे छोटे मोटे काम उनको देते रहने चाहिए, उनको करने देना चाहिए, ताकि वो अपनी समस्याएं कर दें। अभी बहुत ज़्यादा स्कोर के चक्कर में ना जाएं। कभी कभी आप उनकी मदद करते हो और इस बात को लेकर के मदद करते हो कि आपको स्कोर बढ़िया मिल जाएगा, क्या करेगा उस कागज के टुकड़े को, जब अगर वो सीख ही नहीं पाया और तुमने उसकी मदद कर दी, समस्या स्कूल ने दी तो उसको सॉल्व करनी, उसके साथ में एक गाइड के रूप में खड़े हो जाइए। आप उसकी समस्याओं को स्वयं समाधान मत करिए, क्योंकि अगर आप करेंगे तो मान करके चलिए कि फिर बात यही आती हुई दिखाई दी कि आपने उसको बड़े तरीके से डेवलप नहीं किया। बात आती है यहाँ पर रिव्यू और सेल्फ असेसमेंट। रिव्यू, जो हमने कुछ किया है उसको हमको रिव्यू लेना चाहिए अपने आप में, खुद में।
उसमें उसका असेसमेंट करना चाहिए। वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट में करते हो, वो ट्रू एंड फॉल्स में करते हो, वो उनसे मौखिक बुलवाते हो या फिर उनसे श्रुतलेख करवाते हो, या फिर आप उनसे वहां पर कोई टास्क देते हो वो करने को, चाहे उसको लिखने की बारी है, चाहे यहाँ पर एक पिक्चर से दूसरे पिक्चर को मिला रहे हैं, एक वर्ड से दूसरे वर्ड को मिला रहे हैं, उनको करने दीजिए। तो यहाँ पर ये जब सेल्फ इवोल्यूशन की बात आती है तो अधिगम की ये भी रणनीति है एक। क्यों? क्योंकि केवल आप याद करा दोगे, केवल आपने याद करा दिया, यही नहीं होता। यहां पर से भी उसको कुछ चीजें मजबूत होती हुई दिखाई देगी। हाँ यार, मैंने ये किया था, चूंकि मुझे अब आगे जाकर के इस समस्या का समाधान करना था, इस प्रश्न का उत्तर देना था, मैं नहीं दे पाया। अगर मैं इसको यहां पर ऐसा कर लेता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। तो वो पॉइंट आपके पास है रिव्यू एंड सेल्फ असेसमेंट। फिर आगे बढ़े, सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन। जिंदगी में जब आपके सामने यहां पर बच्चा होता है तो उस बच्चे को आपको यहां पर पॉजिटिव फीडबैक देना चाहिए। छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, उन छोटी मोटी गलतियों को स्वीकार करते जाए और स्वीकार करने के साथ साथ में उसको आप इस प्रकार का यहां पर फीडबैक देते जाएं और उसको इनकरेजमेंट करते जाएं। क्योंकि जब फीडबैक का प्रतिपुष्टि का मुख्य काम ही क्या है, तो जो आपके द्वारा यहां पर, क्योंकि बच्चा होगा डिजायरेबल अनडिजायरेबल, वांछित अवांछित दोनों ही प्रकार की गतिविधियां करेगा। जब वो दोनों ही प्रकार की गतिविधियां करेगा तब ऐसे संदर्भ में ये बात आती हुई दिखाई देती है पॉजिटिव फीडबैक की सहायता से कि वो बच्चा जो है वहां पर सही तरीके से अगर नहीं भी कर रहा हो तो धीरे धीरे करना वो सीख जाता है। तो उस वाली स्टाइल को यहां पर रखते हैं। परीक्षा के बाद केवल गलतियों पर ध्यान न दें, गलतियों के अलावा तो उसने कुछ किया है। अगर वो 20 में से 16 पॉइंट लाए तो पहले 16 के लिए उसको बधाई दीजिए, फिर 4 को कहो कि इसको ऐसे अगर कर सकते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर मतलब फीडबैक देने का भी एक तरीका होता है। या तो आप नेगेटिव रूप से उसको धुआंधार तरीके से वहाँ पर लताड़ दीजिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि नहीं, हम यहाँ पर अगर इस रूप में चले तो इसमें ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। पॉइंट आता है याददाश्त की रणनीतियाँ, टेक्निक्स ऑफ मेमोरी। क्योंकि सीखा है तो सीखे हुए ज्ञान को लर्न भी तो रखना है लंबे समय तक। लंबे समय तक लर्न करने के लिए आप उनको क्या क्या ट्रिक्स दे रहे हो, क्या आप उनको मेमोराइज करा रहे हो, क्या उनको विजुअलाइज करा रहे हो, जिसकी सहायता से आपने कहा कि कक्ष में बैठे भी यदि आंख बंद कर लोगे तो आप घर जाकर के सोच सकते हो कि मैंने इस किताब के इस पन्ने पर क्या रखा है। तो यहां पर कुछ नाम आए इसमें, जैसे इसमें आया नेमोनिक्स आया, जहां पर शब्दों और वाक्यों के माध्यम से कठिन जानकारी को याद रखने की तकनीक। मान लो कोई बड़ा कंटेंट है, उसके लिए आपने शब्द बना दिया और उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए वहां पर कह दिया, वाक्य बना दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें होवार्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अगर याद करना है तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है, बोले हाँ ठीक है एक व्यक्ति हो सकता है। SBI बैंक, हाँ बोले बैंक में जाता है वो, चलो SBI बैंक में गया। किस लिए गया? तो उसको यहाँ पर LLM का कोर्स करना है, इसलिए वो लोन लेने गया। अगर आप इसमें यहाँ पर देखोगे तो लंबे समय तक आपके यहाँ पर मेमोरी में फिट होता हुआ दिखाई देगा। कभी आप यहाँ पर इस पॉइंट को नहीं भूलोगे कि हाँ यार ये मुझे बताया गया था कि होवार्ड गार्डनर में ISBI LLML, आई मतलब मैं SBI में गया, किस बात के लिए? LLM करना था, उसके लिए लोन लेने के लिए गया। तो उस वाले पॉइंट्स को हम यहाँ पर जिस रूप से डिफाइन करते हैं वो कहलाता है आपके पास नेमोनिक्स, जहां पर किसी शब्द की सहायता से किसी लंबे कंटेंट को आपने वहां पर याद रख लिया। तो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें आप उनको प्रॉम्प्टिंग करते हो, उनको जो पहला वर्ड बता देते हो उसके बिहाव पर उससे वहां पर निकलवाने का प्रयास करते हो। जैसे ही आप पहला वर्ड बताते हो फिर धुआंधार तरीके से वो अपने आगे की बात को पूरा करते हुए दिखाई देता है। पॉइंट आता है एसोसिएशन, किसी नई जानकारी को पहले से ज्ञात जानकारी से जोड़ना। क्योंकि कहा भी जाता है, पियाजे भी कहता है, एक शब्द यूज करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो जब बच्चा आपके सामने बैठा है तो वो ज्ञान शून्य नहीं है। अगर वो ज्ञान शून्य नहीं है तो इसका मतलब है आपको कि नई जानकारी को, जो आप नई जानकारी दे रहे हो वो उसके पहले से, उसकी चूल्हा चक्की में कौन सी है, उसके घर कौन सी जानकारी है, उसकी गाय बैल भैंस ढोर में से कौन सा शब्द यूज कर सकते हो जिसकी सहायता से आप यहाँ पर अपनी लर्निंग को या उसको आप उसको जोड़ करके उसके साथ एसोसिएट करके आप अपना कंटेंट आगे की तरफ बढ़ा सकते हो। आप अगर यहाँ पर खरीफ रबी का जायद का गाना गा रहे हो, अरे वो खेती वाला है ना, उसको बताओ ना, अच्छा मूंग की बात आई, अच्छा गेहूं की बात आई, आप कब बोते हो? ठंड में बोते हो, अच्छा इसे तो कहते हैं रबी, तुमको तो पता है तुम्हारे पिताजी ने बोए। इस प्रकार से जिस दिन आपने बातें कर दी आपका काम वहां पर पूरा होता हुआ दिखाई देगा और उसको लंबे समय तक याद करा है। अन्यथा तो फिर उसको रट्टू तोते जैसे आप रटवा दो, आज याद कर लेगा, कल परीक्षा में लिख करके आ जाएगा, फिर भूल जाएगा। फिर यहाँ तक पर बात आती है विजुअलाइजेशन।
अवधारणाओं को चित्र या कल्पनाओं के रूप में, कभी कभी कोई बातें ऐसी होती है जो हमें सामान्य सिंपल रूप में समझ में नहीं आती, तब वहाँ पर कहा था इनको पिक्चराइज्ड किया जाए, इनकी फिल्म बनाई जाए। और फिल्म या पिक्चराइज ये उस प्रकार के मोशन वाले पॉइंट्स में चले गए तो हम कंटेंट को लंबे समय तक याद रख लेंगे। तो उसे हम यहाँ पर, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि नहीं, हाँ यह बच्चों के लिए अधिगम की रणनीतियाँ हो सकती है, स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसके अलावा पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी। पल पल पर आप जरा भी अगर आपकी गाड़ी अटकती है तो सपोर्ट के लिए आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक से बढ़कर के एक कंटेंट आपको, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऑनलाइन क्यूज हो, चाहे एजुकेशनल गेम हो, उसकी सहायता से मिल जाता है। ठीक है, एक का पढ़ाने का अपना तरीका, अंदाज अलग हो सकता है। ये पॉइंट यही नहीं समझ में आया तो फिर किसी दूसरे पॉइंट को किसी दूसरी जगह जाकर के देख लिया, क्योंकि पहले जैसे तो नहीं था ना कि इन्होंने जो पढ़ा दिया सो फाइनल है। अब तो आपके पास यहाँ पर लर्निंग के सोर्स हजारों हैं। जब अगर आपके पास हजारों लर्निंग के सोर्स हैं तो आपको सीखना ही है ना। तो जब अगर सीखना है तो फिर किसी एक के सहारे आप बैठ करके क्यों काम चला रहे हो सकता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति वहां पर उस पॉइंट पर उतना अच्छे तरीके से, बाकी को तो समझ में आ गया हो लेकिन आपको समझ में नहीं आया हो, तो इसके लिए आप एक सोर्स और यहाँ पर अपने माइंड में यहाँ पर रखिए। फिर आता है इन सब के मध्य एक फाइनल राउंड। और जब बात आती है कि ये सब कुछ अपनी जगह ठीक है लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि आजकल क्या है कि जब अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट है। कितना भी अगर आपके पास ज्ञान है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर सीखने की रणनीतियों के कॉन्टेक्स्ट में एक समय रहते आपको डिलीवर भी तो करना पड़ेगा। आज आपको जरूरत थी, आज 2 घंटे में आपने अगले 28 घंटे के बाद अगर कोई चीज़ उपलब्ध कराई तो ऐसा क्या मतलब, तो फिर आप वही कहोगे ना, का वर्षा कृषि सुखाने, आप वर्षा हो भी रही है पर हमारी फसलें तो सारी सूख गई है, कोई सेंस नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर इस बात को इसमें लिया जाता है कि समय प्रबंधन, जो टाइम मैनेजमेंट है, इस टाइम मैनेजमेंट का, इस समय प्रबंधन का बड़ा रोल है। और इस समय प्रबंधन और टाइम की सहायता से हम अपने बच्चों को और बेहतरीन सी छोटी बातों को, क्या पर्टिकुलर टास्क को पर्टिकुलर समय में लेकर के जो है वो आप आगे की तरफ यहाँ से निकल जाओ तो ज़्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं। अब जैसे ये पॉइंट आया आपके पास सीखने की जो है बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, तो बच्चों के एक थोड़ा सा माइंड, आप एक टीचर हो, आप अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड में लेकर के चलिए। जो वो सारी बातें जो आपने कभी कक्ष में अगर गए हो और कक्ष में जाने के बाद में यदि बच्चों को किसी विधि से, मेथड से अगर आपने सिखाया हो तो वो सब सीखने की रणनीतियां हैं। वो सब आपके पास यहाँ पर सीखने की रणनीतियों में शामिल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लेवल के हिसाब से प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, इन तीनों लेवल पर थोड़े से लेवल्स में अंतर आता है। लेकिन ये सीखने के इन 13 के अलावा, इन 12 के अलावा और 12-13 हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी बच्चे पर कोई और रणनीति अप्लाई होती हुई दिखाई देगी, किसी और पर कोई रणनीति अप्लाई होती हुई दिखाई देगी। तो उसे ही हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है, इसे यहाँ पर समय प्रबंधन के साथ में बच्चों के अधिगम की रणनीतियों के संदर्भ में इंटरप्रिटेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ रटे रटाए प्रश्न के सहारे एग्जामिनेशन हॉल में जाने का प्रयास न करें। समझदारी बना लें, हेडिंग को समझ लें और समझने के बाद में उसके प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ये हमारा पर्सनल एक एक्सपीरियंस है। लंबे समय से अगर इस लाइन में है तो हम भी इन बातों को जानते हैं। अगर आपको वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आया हो तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रिलेटेड आपको नोट्स एग्जाम@AT का जो टेलीग्राम चैनल है या इनका जो एप्लीकेशन है उस पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस सेशन को यही विराम दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।